हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे हमेशा ही रहते हैं। तो चलिए फिर निक्कू भैया हैं, इस बार क्या लेकर आए हैं? तो इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, इंडियस के बारे में, एएस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर थ्योरी बेस है। दिमाग कहेगा अरे यार थ्योरी, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर एस्पेक्ट्स के हिसाब से। पूरी जनरेशन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होती है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहेंगे, जब आप सीए फाइनल में आएंगे तो आपको यही नाम सुनाई देगा, वो सब इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, इन्हीं चीजों की रिसर्च होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से, अगर आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर यू रेडी? मुझे उम्मीद है आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल असम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, देन अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, एएस एंड इंडियस के बारे में जानेंगे और आईएफआरएस के बारे में भी जानेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। अब देखिए, खूब सारे लोग थे, खूब सारी मेहनत करते थे। तो एक आदमी है हमारे पास, इंडो भैया। कौन है? इंडो भैया। इंडो भैया ने अकाउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है। इंडो भैया ने क्या किया? अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये अपनी बुक्स में कुछ कुछ करते थे, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि यार हम अपने बिजनेस को ना बड़ा करेंगे भाई, सिर्फ इंडिया में क्यों रहें, हम विदेश में भी जाएंगे। कहां जाएंगे? विदेश में। अब विदेश में जाएंगे तो ये चले गए विदेश में। अब यहां की अकाउंटिंग नॉलेज तो इन्होंने ले ली, यहां की अकाउंटिंग नॉलेज तो इन्होंने ले ली, ठीक है। अकाउंटिंग नॉलेज इन्होंने ले ली भाई, खुश एकदम। अब जाएंगे विदेश में और विदेश में भी रोला काटेंगे। अब यहां पर वो अकाउंटिंग बुक स्टार्ट की उन्होंने बनानी। तो जाहिर सी बात है, इंडो भैया ने जो पढ़ा हुआ था अपने यहां उसी के हिसाब से बनाना स्टार्ट किया। टिक 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 टिक। अब यहां पे एक विदेशू भैया थे। क्या थे यहां पर? एक विदेशू भैया, विदेशू भैया जी। अब विदेशू भैया जी ने क्या कहा? अरे इंडो भैया, ये क्या बना दिया आपने? ये सब बकवास है, ये तो नियम यहां चलता ही नहीं है। क्या बना रहे हो यार? किसी को कुछ कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, आपको पता ही नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है ये। और उन्होंने गुस्से में आंखें लाल करके कहा है सब बेकार है। अब इंडू भैया बेचारे हो गए दुखी। अब इनकी आंखें बना देता हूं मैं, दुखी सी आंखें। इंडू भैया क्या हो गए? दुखी। यहां से रो रहे हैं बेचारे, कितनी मेहनत की, सब कुछ तो सही है, ये बेकार है। मन ही मन इनको कोस रहे हैं। पर यहां पर एक थे हमारे इंटेलो भैया। कौन थे? इंटेलो भैया। कौन थे ये? इंटेलो भैया। इन्होंने देखा कि इंडू भैया गलत तो नहीं है, पर ये कहां से है? इंडिया से है। ये कहां से है? इंडिया से है। और विदेशू भैया, लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए कह देता हूं मैं कि ये अमेरिका से हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ये भी करते हैं, अकाउंटिंग ये भी करते हैं। अब इन्होंने, इंडू भैया ने जो चीजें बनाई वो इंडिया के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, पर अमेरिका के हिसाब से गड़बड़ हो गई। तो इंटेलो भैया ने अपना दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि यार ऐसा क्यों हुआ। तो इनको पता चला कि भाई दो देश हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग हिसाब से चल रहे हैं। जैसे लैंग्वेज अलग है, वैसे ही इन्होंने अलग अलग अकाउंटिंग कर रखी है। इनके सारी चीजें अलग है, अकाउंटिंग की मान्यताएं अलग हैं, इनकी अकाउंटिंग की मान्यताएं अलग हैं। अब क्या करें? तो फिर इंटेलो भैया ने सोचा कि यार ऐसा कैसे चलेगा। ये साइंस वालों के जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो हमेशा कॉमन है, चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे इंडिया में पढ़ो, चाहे अफगानिस्तान चले जाओ, चाहे ब्राजील चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां तो सब जगह सेम है, साइंस सेम पढ़ाई जाती है। ये हमारी अकाउंटिंग के साथ ऐसा क्यों होता है? इन्होंने झंडा उड़ाया, अरे अब हम अकाउंटिंग को मिलाएंगे। यानी कि इन्होंने डिसाइड किया, ये मैं एग्जाम्पल के इंटेलो भैया बोला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स जो कि अप्लाई होने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, वो कॉमन होने चाहिए। यानी कि इन्होंने इन दोनों से कहा, अरे गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा थूको, गुस्सा थूको, और कुछ कॉमन पॉइंट्स बनाए। क्या बनाए? कॉमन पॉइंट्स। मैं इनको कोई नाम क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हम समझेंगे। कॉमन पॉइंट्स यानी कि इन्होंने बोला कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। क्या? अब वर्ड आएगा। कॉमन पॉइंट्स में इन्होंने क्या बोला?
कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि हर जगह पर अप्लाई हो, ठीक है। कुछ हमारे कन्वेंशंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इन्होंने इन सब चीजों पे काम करना शुरू किया। क्या किया? काम करना शुरू किया। फिर जाहिर सी बात है, वर्ल्ड इतना सारा है, तो जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे ही इन्होंने हमारे लिए भी कुछ अकाउंटिंग लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब अब हम क्या करेंगे, अब हम अकाउंटिंग की दुनिया को इकट्ठा करेंगे और कुछ रूल्स होंगे जो सभी पे सेम अप्लाई होंगे, ठीक है। सभी को उसे मानना होगा। कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं उनके अपने डेमोग्राफिक या उनके अपनी मान्यताओं के हिसाब से, पर मोस्ट ऑफ द चीजें एक्सेप्टेबल होंगी। सभी से बातें की, सभी के रिप्रेजेंटेटिव लिए ये और वो करिए, और फिर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स लेकर आए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर बना हुआ है। तो यहां पर अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आपके कन्वेंशंस होंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी पर हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। अब जो हम यहां पे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो मोस्टली हर जगह पर सेम ही अप्लाई होते हैं, सेम ही तरीके से लागू होते हैं, ठीक है। समझ गए क्यों जरूरत पड़ी इन सब चीजों की? मुझे उम्मीद है समझ ही गए होंगे। सिंपल सा पॉइंट है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो अब भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग अकाउंटिंग होगी, तो एक आदमी तो कभी दूसरे देश में जाके काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए, और फिर कहते हैं ना, व्हाई शुड ऑलवेज साइंस स्टूडेंट्स हैव ऑल द फन, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स ने भी इसको इक्वल कर दिया। चलिए ठीक है भैया जी, समझ में तो आ गया। अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि भैया जी ऐसे प्रिंसिपल्स जो जनरली सभी के द्वारा एक्सेप्टेड हों। प्रिंसिपल्स क्या होंगे? सेट ऑफ रूल्स होगा। तो देखिए, गैप बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मैं हेडिंग पे लिख देता हूं गैप। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू, क्या कहलाते हैं ये? रूल्स और गाइडलाइंस एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, रूल्स। हालांकि अभी तक अगर आपने जर्नल एंट्री पढ़ा हुआ है तो आपको पता ही है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। सेम वैसे ही जैसे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम वैसा ही है, ठीक है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी। रूल्स तो भाई रूल्स हैं, वो तो एज इट इज रहेंगी। गाइडलाइंस में आपके ऊपर होता है कि आप माने या ना माने, तो कुछ चीजें गाइडलाइंस के अंदर आएंगी, ठीक है। तो कोई भी रूल गाइडलाइन जो अडॉप्ट किया जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये ध्यान रखिएगा, घर के ट्रांजैक्शन नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, सो एज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सब जगह सेम रहे, कोई गड़बड़ ना हो। इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाते ही क्यों है? ताकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, है ना, प्रॉफिट निकालना, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। तो जब हम यहां रहें या वहां रहें, कम से कम मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स तो हमारे सेम होने चाहिए। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे सभी चीजों में हो जाता है, तो यहां पर यूनिफॉर्मिटी आई, ठीक है। बस, तो फिर यहां पे ये काम खत्म हो गया, ओके। तो इन वजहों से गैप आया था। गैप का बेसिक मतलब क्या है? कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इंप्लीमेंट की जाएंगी सभी के द्वारा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे, ताकि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं गैप। बाकी तो इसके अंदर थ्योरी बहुत सारी है, बेसिक पॉइंट ये है। अब बारी आती है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सेट ऑफ रूल्स यानी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो सबसे पहले जानेंगे भैया होता क्या है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर जर्नल लॉ, एक तरीके के लॉ ही हो गई है, और रूल एडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस। यानी कुछ ऐसे लॉज या रूल्स जिन्हें अडॉप्ट किया गया है, प्रपोज किया गया है, किसी ने अपनाया है, किसी को बताया गया है, एज अ गाइड टू एक्शन। किसका एक्शन? कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो चीज बताई गई है, ताकि आप टू सेटल अ ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस। यानी कि जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं या अकाउंटिंग वर्ल्ड में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो किस तरीके से होंगे।
तो बेसिक पॉइंट वही है कि जर्नल लॉ या रूल, यहां पे गाइडलाइन नहीं वर्ड यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसने बताया? तो भैया जी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक के हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझें तो भाई जैसे साइंस के कुछ नियम है वैसे ही हमारे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। वो हर जगह सेम अप्लाई होंगे क्योंकि वो एज अ रूल लाए गए हैं, एज अ लॉ लाए गए हैं, ठीक है। ओके भैया जी। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसमें 2 बातें आती हैं। 2 बातें क्या है उसको देखिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स आपको बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स हिलने नहीं चाहिए भैया जी, कॉन्सेप्ट्स एकदम तगड़े रखो, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो ऐसी चीज जो थोड़ी सी स्टैटिक होती है। These are the basic assumptions or fundamental propositions within which accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statement are prepared. इन्हीं के बेस पर transactions record होते हैं, financial statement बनाई जाती है. It is important to follow the accounting concepts because it helps users of financial statement to better understand and then in the same manner as it is presented. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्हीं रूल्स के हिसाब से बनाना है ताकि कोई विदेशी यानी कोई नया विदेशी आए आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहे तो उसको भी वो चीजें समझ में आए। अब ऐसा ना हो कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूं उससे पहले 4 सीए लोगों से मिल रहा हूं, समझ रहा हूं हाँ भैया आपके यहाँ कौन कौन से नियम चलते जरा बताना, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, अरे हमारे यहाँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होने चाहिए ताकि कोई नया आदमी भी उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ देखते ही कहते अच्छा 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 ठीक है चलो पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लेकर आए। फिर आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल्स के ही पार्ट है, एक कॉन्सेप्ट है एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन थोड़े से लिबरल होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम of accounting practices or principles being followed by the enterprise over a period of time. Conventions may undergo a change with time to bring about improvement in the quality of accounting information. यानी कि ये आपका आउटकम है, प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद क्या आउटकम आया, इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं पर थोड़े बहुत, है ना। ये स्टेट टू स्टेट इनफैक्ट कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो इसे हम बोलते हैं कन्वेंशंस, यानी ऐसे कोई प्रिंसिपल्स या कोई ऐसी चीजें जिसका जो रिजल्ट आया उस पे आपने उसका निष्कर्ष निकाला जो कि ओवर द टाइम चेंज भी हो सकता है, उसके इफेक्ट उसके इंपैक्ट से पता चलता है और उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, जो स्टैटिक है कि भाई ऐसे ही फॉलो होने हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़ा बहुत तो वैसे सब जगह हो जाता है लेकिन फिर भी स्टैटिक का ज्यादा चांस यहां पर होता है। तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिजल्ट के बाद या सिचुएशन चेंज होने के बाद चेंज हो सकता है, तो वो कन्वेंशंस के अंदर आते हैं, ठीक है भैया। अब फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जाहिर सी बात है ये इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं, आपके मेरे जैसे जो हमसे पहले आ गए हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि अगर आप रिसर्चर्स बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिसर्चर सिर्फ साइंस वाले बनते हैं, हम भी बन सकते हैं। पीएचडी कीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए, है ना। बस यही है कि उसमें अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा, कोई नई सी बात खोजनी होगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड and therefore they are best poll suggestions based on practical experience. They are recommended for use by all enterprise to ensure, ये वर्ड्स याद रखिएगा, यूनिफॉर्मिटी। जब आप ये वर्ड्स लिखते हैं एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा थोड़ा अबव पार है, जैसे अपने बीच में भी होता है। आप अपने आप को ही देख लीजिए, बाकियों को छोड़िए। कोई आया और इंग्लिश में वाह वाह करके बोला, यार कुछ तो लग रहा है तगड़ा बंदा है, इंग्लिश अच्छी बोलता है, फराटेदार है, इंटेलिजेंट होगा। हमारे यहाँ तो नॉर्मल यही है, ये क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल मान्यता है कह सकते हैं कि भाई अगर कोई इंग्लिश फराटेदार बोल रहा है तो भाई वो इंटेलिजेंट है। ये तो एकदम हैंड्स प्रूव्ड हो जाता है, भाई इंग्लिश बोल रहा है इसलिए इंटेलिजेंट है ना, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बस वैसा ही केस यहाँ पे भी है कि यहाँ पर अगर आपने ये वर्ड्स लगाए, ये वर्ड्स लिखे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वर्ड लिख दिया, इनसे क्या होता है कि भैया एग्जामिनर को लगता है यार कुछ तो इंटेलिजेंट है भाई, ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, बताओ, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। तो ये मैन मेड होता है। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक बट फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वैसे तो स्टैटिक नहीं होते बट कुछ चीजों में होते हैं, नॉर्मली ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी थोड़ा बहुत चेंजेस में अलाउ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम एज दे डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो जो कन्वेंशन के अंदर आते हैं वो इस पॉइंट में कवर होते हैं, अदरवाइज कुछ चीजें तो
कॉमन है वो तो बदलेंगे नहीं, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से, तो ये भी ध्यान रखना, वरना कहोगे कि यार भैया ये तो कुछ गलत बोल गए आप। आर नॉट स्टैटिक बट फ्लेक्सिबल, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फ्लेक्सिबल भी होती हैं। देन आगे बढ़ते हैं, व्हाइट कलर आ जाओ भैया जी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नॉर्मली सभी के द्वारा एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड जनरली अडॉप्टेड एक्सेप्टेड ड्यू टू दीज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से इसको सब एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, उनको समझिए। सबसे पहली चीज रेलिवेंस, इन सब प्रिंसिपल का रेलिवेंस है, यानी कि दे आर रेलिवेंट इफ द रिजल्ट in information that is useful to the users of accounting information। accounting principles relevant तभी माने जाएंगे ना जब जो यूजर्स हैं, यूजर्स हम पढ़ चुके हैं ना, शेयर होल्डर्स हैं या फिर हमारा मैनेजमेंट है या फिर जो हमें लोन दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, रिसर्चर्स तो चलो एक बहुत बाद में आते हैं, लेकिन बाकी लोग तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है ना। तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, जब हमारे बीच में यूनिफॉर्मिटी होगी, तभी तो अमेरिका का बंदा हम में पैसा लगाएगा या कोई विदेश का आदमी आपको उधार देने के लिए तैयार होगा। तो यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, तो ये रेलिवेंट है, इसलिए भी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव if they are not influenced by the personal bias of the person preparing the accounting information and supported with the evidence that is verifiable। यानी इनकी ऑब्जेक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि कल किसी का मन आया किसी ने कुछ कर दिया, कल किसी का मन आया कुछ कर दिया। हाँ, पर्सनल बायसनेस की चांस होती है, तो अगर इसमें पर्सनल बायसनेस ना हो तो इनका ऑब्जेक्टिव, इनका गोल भी बहुत सही रहता है। तो ये भी हमें इसलिए भी चाहिए। फीजिबिलिटी, they are feasible if they can be applied without undue complexities and cost। ये feasible भी होते हैं। feasibility का मतलब क्या होता है भैया, यानी कि आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया और कॉस्ट कम लगी, ठीक है। कम कॉस्ट में सही रिकॉर्ड मेंटेन, उससे आपको सही रिजल्ट मिला, सही रिजल्ट से आपने सही डिसीजंस लिए, सही डिसीजन से अपने फर्म को आगे लेकर गए। तो अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे सही से, है ना, जो जो जैसे जैसे कहा गया है, तो आपको रिजल्ट भी दिखेगा कि हाँ यार ये बात सही है, हाँ ऐसे वर्क करने से ज्यादा फायदा हो रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो लोन भी मिल जा रहा है, बैंक भी कह रहा है हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट सही है इनकी, ठीक है, और हमें और भी लोगों से पैसा भी मिल जा रहा है, इन्वेस्टर भी देख रहा है, कह रहा है हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही लग रही है, साउंड लग रही है, हाँ सब सही है। तो यानी कि इसके यूजेस हैं, इसीलिए लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, हमारे पास फीचर्स था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी, ठीक है। ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं। फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, इसको थोड़ा सा मैं टिक कर देता हूं, ये बहुत सारे टीचर्स भी भूल जाते हैं। यहां पे देखिए फंडामेंटल अकाउंटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप हेडिंग बताओगे तो लोग बता देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल में 3 ही बातें बोली गई हैं। फंडामेंटल में 3 ही बातें बोली गई। अगर आप किसी पूछे था हाँ भैया जी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताना जरा, अकाउंटिंग एजम्पशन, अच्छा मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, हाँ ड्यूअल एस्पेक्ट, नहीं, फंडामेंटल में 3 ही बातें बोली गई हैं, गोइंग कंसर्न, देन उसके बाद एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। एक्रूअल ये रहा, ठीक है, ये 3 ही बातें हैं, ये 3 नियम जो हैं आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि राइट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, तो यही 3 लिखने हैं, इसके अलावा कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलने हैं ठीक है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने स्टार मार दिया है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में है क्या, सबसे पहली बात कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस उम्मीद से करेंगे कि भाई हम हमेशा बिजनेस करते रहेंगे, इस उम्मीद से नहीं कि कल ही बंद होने वाला है, वरना उनकी अकाउंटिंग्स अलग होती है, ठीक है। तो हमेशा उम्मीद क्या रखना है, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। इन दिस इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू for a long period of time and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। यानी सबसे पहला तो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले अपने आप को समझाइए कि भैया जी लंबे समय तक के लिए आए हैं, लंबी रेस के घोड़े हम, ये नहीं कि कल ही बंद कर देंगे। तो सबसे पहला तो ये होगा। हालांकि जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको पता चलेगा कि अगर ये assumptions फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि अगर मान लो कोई कंपनी डूबने वाली है, उनको लग रहा है कि हम डूबने वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं क्या, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन सबसे कहेंगे नहीं नहीं बच जाएंगे, फेंका फाकी वाला काम नहीं है। अगर डूबेंगे तो उसके अपने नियम है, जो कि आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ में आएंगे, वहां बताए भी जाएंगे, समझ में तो आएंगे ही जब बताए जाएंगे तो, ठीक है। अभी फिलहाल इतना है कि आपको ये अजम्पशन लगाना है कि भाई हम लॉन्गर पीरियड तक बिजनेस करते रहेंगे।
दूसरा कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। इसका मतलब है कि अगर आप कोई पॉलिसी अपना रहे हैं, कोई प्रिंसिपल अपना रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली अपनाएं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कि भाई अगर आपने एक मेथड अपना ली डेप्रिशन में, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपको कंटिन्यूअसली उसी को अपनाना है। तो क्या भैया कंटिन्यूअसली अपनाना है, कंसिस्टेंटली अपनाना है, तो क्या हम बदल ही नहीं सकते? बदल सकते हैं, ये भी प्रोविजन है, ऐसी बात नहीं। तभी तो वहां बोला भी गया कि नॉट स्टैटिक, जहां पे मेथड्स है वहां पे आप बदल सकते हो, पर उसके इफेक्ट को बताना जरूरी है, उसके रीजन को बताना भी जरूरी होता है, ठीक है। बट कोशिश ये कीजिए कि ना बदलें। तो ये भी आपका फंडामेंटल अजम्पशंस के अंतर्गत आता है। क्या है इसके अंदर? इन दिस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable for intra and interfirm comparison. जाहिर सी बात है, तभी तो आप अपना कंपैरिजन अपने प्रीवियस ईयर से कर पाओगे, या फिर अपना कंपैरिजन अपने किसी कॉम्पिटिटर से कर पाओगे, या सेम इंडस्ट्री के एवरेज निकालकर चेक कर पाओगे, ठीक है। सीधा सा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, पहला रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपने एक अप्लाई किया तो उसी को अप्लाई करते रहे, ठीक है। तो ये इस एजम्पशन के अंतर्गत आता है, ये भी फंडामेंटल एजम्पशन में है। तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक्रूअल एजम्पशन। ये अब हमें पता है क्योंकि हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस को आपको तभी रिकॉर्ड करना है जब वो ऑकर हो जाए। इस बात पे ध्यान नहीं देना कि पैसे आए या गए। ट्रांजैक्शन अकर हुआ है तो कल ना परसों तो पैसे का पेमेंट लेन देन होगा ही होगा। ट्रांजैक्शन आज अकर हुआ है, तुरंत से सटाक एंट्री करने की है, ठीक है। चलिए, तो इन दिस assumptions a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered। जैसे ही ट्रांजैक्शन अंदर हुआ टटक से एंट्री कर देने का है, ठीक है। into or not, into and not when the settlement take place। सेटलमेंट यानी कि तब का वेट नहीं करना, अरे भैया क्या पता अभी तो ये सामान उधार पर लेकर गया, पैसे देगा कि नहीं, जब देगा तब एंट्री करेंगे। अरे भाई पैसे सामान तो उधार पर ले गया भाई, एंट्री करोगे तभी तो याद रहेगा, है ना। सिंपल सा पॉइंट है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ आपको एंट्री करनी है। पैसे का लेन देन सेटलमेंट हुआ या नहीं इसको आप बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसी वजह से डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आया है, अदरवाइज तो फिर क्या ही जरूरत थी, पुराने मुंशीगिरी वाला ही सिस्टम चल ही रहा था, ठीक है। दस, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दैट इज व्हेन सेल इज कंप्लीटेड और सर्विस आर रेंडर्ड। जैसे ही सेल कंप्लीट हुआ रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया। इट इज इमटेरियल, ये इमटेरियल है, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, पैसा मिला या नहीं मिला ये बात की बात है। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ है टटक रिकॉर्ड करो इसको। Similarly, expenses are recognized as expense in the accounting period in which revenue is related to the recognized, whether paid in cash or not. For example, जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल ही ले लिया कि मान लीजिए आपने किसी ने आपके लिए काम किया, ठीक है। एम्प्लॉय ने आपके लिए क्या किया, वर्क किया आपके बिजनेस के लिए, ठीक है, वर्क किया। अब वर्क तो इसने किया, यानी इसने अपना वर्क दे दिया, तो आपको सैलरी पे करना चाहिए। तो सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है। तो आपको इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एंट्री आपको सैलरी की रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अभी तक तो शायद अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया होगा तो आपको पता ही होगा आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है, आउटस्टैंडिंग बोल दीजिए, लेकिन सैलरी को रिकॉर्ड करना जरूरी है। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई अभी तक मैंने यहां से यहां कैश ट्रांसफर तो किया ही नहीं तो एंट्री नहीं करूंगा। नहीं, एंट्री तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि उसने तो काम कर दिया ना भाई, आपके लिए उसने तो अपना काम कर दिया ना, तो आज नहीं तो कल तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो सैलरी की एंट्री जरूर कीजिए एज एन एक्सपेंस, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है जर्नल एंट्री के पार्ट में हम जाएंगे तो समझ ही जाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है। अभी मैंने आपको ध्यान रखने के लिए मोटा मोटी बता दिया कि ट्रांजैक्शंस ये हैं कि जैसे ही ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ, पेमेंट दिया या लिया वाला कोई भी केस है, वो हुआ या नहीं हुआ वो इमटेरियल है, उसको करो साइड। भैया अभी थोड़ा सा साइड हटने का, ठीक है, ओके। तो ये तीन आपके अकाउंटिंग एजम्पशंस है, प्लीज इन्हें याद रखिएगा, बड़े बड़े लोग भी भूल जाते हैं। जैसे ही बात होती है तो कुछ प्रिंसिपल्स बोलने लग जाते हैं, वो यही भूल जाते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब है कि अकाउंटिंग करने से पहले तीन बातें एकदम ध्यान रखिएगा, ये सीए में जरूरी है। ऑडिट पूरा एक चैप्टर मतलब पूरा एक सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में, वहां तक में भी ये है। बेसिक एजम्पशंस है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर्स, तो क्या सिर्फ ये तीन है? नहीं, वैसे टोटल 14 है, तीन हमारे फंडामेंटल है, 11 अब हमारे अब पढ़ेंगे अपन, ठीक है।
चलो भैया जी, तो एक एक करके इसको भी खत्म करें। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, ये तो हम जानते ही हैं क्या, कि यहां पर बिजनेस अलग, ओनर अलग, दोनों को सटाक से अलग रखना है। ठीक है, यहां पे बच्चे मोस्टली जो कंफ्यूज होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया मेरा ही बिजनेस है, मैं ही चला रहा हूं, मैं ही बैठा हूं, तो फिर, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूं कि भाई ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है। जब बड़े लोग बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, सिर्फ आपकी बात नहीं है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर में देखेंगे तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। पॉइंट सही है कि भाई ओनर है, ओनर बिजनेस करने आ रहा है, कुछ लेकर जा रहा है, कुछ लेकर आ रहा है, उसका मिली भगत होती है। पर क्या हम अगर ये कॉन्सेप्ट ही ना बनाए तो फिर ये पूरे वर्ल्ड एज अ होल, वर्ल्ड एज अ होल के लिए कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। तो ये उनको देखकर बनाया गया है कि जब कंपनीज के ओनर अलग होते हैं, उनका मैनेजमेंट अलग होता है ना। तो मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, ओनर के पास शेयर्स के राइट्स होते हैं ना। जैसे शेयर होल्डर्स हैं, हमने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपनी अपनी चलाएंगे। हमारे पास मीटिंग में वोट करने का अधिकार जरूर है, लेकिन मान लो अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की 1000 राय है, तो फिर क्या कहे जाए। इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया है कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नाउ एज दिस प्रिंसिपल अ बिजनेस इज कंसीडर्ड, बिजनेस को माना जाता है टू बी सेपरेट एंटिटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर से अलग है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ओनर्स और हिज पर्सनल ट्रांजैक्शंस। यानी कि यहां पर आपके ओनर्स के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को नहीं देखना है या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना है, एज अ होल बात करनी है बिजनेस में। विच आर नॉट फ्रॉम बिजनेस आर केप्ट सेपरेट। ठीक है, यानी कि सीधा सा पॉइंट है, एंड नॉट फ्रॉम द ओनर एंड हिज पर्सनल ट्रांजैक्शन विच आर नॉट फ्रॉम बिजनेस आर सेपरेट। यानी कि ओनर अपने कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उसको अलग हटाइए, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको तो रिकॉर्ड हम बिजनेस में करते ही हैं, भले ही ड्राइंग के रूप में कर रहे हैं या फिर जब वो कैपिटल लेकर आते हैं तो हम उसको कैपिटल इंट्रोड्यूस कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है कि ओनर और आपका बिजनेस अलग अलग है। मोस्टली लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो इसी चीज पे होते हैं कि अगर सोल प्रोप्राइटर है भैया तो फिर वही तो मैनेजमेंट भी है, वही तो ओनर भी है। तो भाई यहां तो आप अलग नहीं कर सकते, सीधा सा पॉइंट है यहां पर रूल सबके लिए लगाया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको पहली वीडियो में मैंने वो 7 पॉइंट्स बताए थे, वो 7 पॉइंट्स ही रामबाण है। वो 7 पॉइंट्स आपको याद हैं, अगर आप थोड़ा भी इंटेलेक्चुअल सोच पाते हैं या थोड़ा सा आपका क्या विजनरी स्कोप है तो आप उन सब चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है फिर उस 7 पॉइंट में जो जहां पे जर्नल है हम उसको भी पढ़ेंगे, सब्सिडरी बुक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, लेजर्स को भी पढ़ेंगे, तो वो और थोड़ा सा विस्तृत रूप है, पर बेसिक वो 7 पॉइंट के अंदर ही तो है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है भैया, मनी में मेजरमेंट होना चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। इन दिस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी और in money terms are recorded in the books of account of the enterprise. Example, goods purchased in cash for rupees 25,000. अब जो ट्रांजैक्शन मनी में काउंट ही नहीं हो सकता आप उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे। लेट सपोज एक एग्जांपल है, एक ट्रांजैक्शन है, मान लो हालांकि फनी लगेगा लेकिन हवा रिसीव्ड हो रही है, हमने बिजनेस किया, हवा आ रही है, हवा हमें रिसीव हो रही है। ठीक है, तो हवा अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है, इसको इनकम नहीं कहेंगे, हमेशा ही रिसीव होती है और वो हमारे लंग्स वंग्स के लिए सही होती है। तो हवा अकाउंट डेबिट टू नेचर, नेचर से मिल रही तो नेचर हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। इसीलिए हालांकि ये ट्रांजैक्शन क्यों बताया गया, आपको एक सीख देने के लिए बताया गया कि हवा आपके लिए एक एसेट है तो नेचर आपके लिए लायबिलिटी, यानी आपका दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है कि नेचर का केयर करे। क्या करे, केयर करे। हमारे प्लास्टिक्स के यूजेस को कम कीजिए, है ना, जितना हो सके जो भी हमारा कार्बन एनिमेशन और इस टाइप की चीजें हैं कम कीजिए अपने हिस्से में। प्लीज ये मत बोलिए उसने ये, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम उतना तो कर ही सकते हैं। पेड़ लगाइए, है ना, और जितना कम गंदगी हो सके उतनी कम गंदगी कीजिए। अगर आसपास वॉक से जा सकते हैं तो जाइए, हर 2-4 मिनट के लिए पापा स्कूटी चिक 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 करने के लिए मत जाइए। चलो ये तो ज्ञान की बात हो गई इसके साथ, पर यहां जो ध्यान देना है उसमें क्या है। अब ये एंट्री तो हमने कर दी, पर क्या बता सकते हैं कि नेचर से जो हवा मिल रही है उसकी क्वांटिफिकेशन क्या है। यहां पर कितना अमाउंट लिखूं, यहां पे कितना अमाउंट लिखूं बताओ जरा, नहीं लिख सकते, तो इसीलिए इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, नो बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर इसको क्या कह सकते हैं, नो बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर इसको क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या कह सकते हैं इसको। इसको कह सकते हैं, ये तो नो हो गया,
लेकिन लाइफ ट्रांजैक्शन, लाइफ के लिए जरूरी है, ये फ्यूचर के लिए जरूरी है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, नेचर का हमें केयर करना है। नेचर तो हमसे ये भी नहीं कह रही कि भाई मेरी हवा मुझे वापस करो हम तो ऑक्सीजन वापस करते ही नहीं है, CO2 ही वापस करते हैं। वो बस ये कह रही है कि हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखेंगे। इतना सा पॉइंट है, ठीक है, समझ गए? ये वाली क्लिप कटवा के अलग से डलवानी है ना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, देखा है ना, लेन देन हर जगह, इसीलिए तो मैं कहता हूं कॉमर्स बोले तो दुनिया हर जगह कॉमर्स दिखती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पॉइंट हो गया, भावुक मत हो जाना क्या सरवर रुलाओगे क्या नहीं, चलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है? अब जाहिर सी बात हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो भैया अकाउंटिंग करते जाओ। अकाउंटिंग स्टार्ट की है, मतलब अकाउंटिंग चल रही है 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 चल रही है। अब कोई पूछा अरे भैया रोको इसको ये तो बता दो मुनाफा क्या हुआ, कर अकाउंटिंग चल रही है, रुको 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 रुको, चलते रहने दो 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 अकाउंटिंग चली जा रही है। तो ऐसे कैसे होगा? उन्होंने कहा अरे भैया रुक जा भाई रुक जा, हमें प्रॉफिट बता कितना हो गया, वो कह रहा अरे रुको अकाउंटिंग चल रही है टक 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 टक। तो ऐसा नहीं है, आपको अकाउंटिंग पीरियड भी डिसाइड करना होता है, ठीक है? तो क्या डिसाइड करना है? अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपने ये बताया ही नहीं कि कितने साल का आप अकाउंटिंग बना रहे हैं तो फिर तो भैया आदमी एंट्री करता जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड जरूरी है। जनरली जो अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं, ठीक है? अब 1 ईयर में 2 प्रकार के होते हैं नॉर्मली तो, बट अब क्वेश्चन तो कभी भी हो सकता है, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड आप ध्यान रखिएगा 1 ईयर का होता है। अब अगर आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता अगर आपने स्टार्ट किया तो फिर। अब लेकिन अगर मान लीजिए आपका नहीं होता है तो फर्स्ट ईयर में नहीं हो सकता अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर, है ना? जैसे लास्ट सपोज मैं पहले आपको अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बताता हूं। तो एक होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि आपका चलता है 1 अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, ठीक है? दूसरा आपका होता है कैलेंडर ईयर, ये आपका चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है? और भी कई बुक्स में रहता है भैया जी कि भैया जी 1 जुलाई से 30 जून भी चल रहा है, नॉर्मली हमारे यही 2 चलते हैं, ठीक है? तो बेसिक पॉइंट ये है कि ये 1 साल का होना चाहिए। अगर आप गिनेंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल है, ठीक है? अब जब आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जरूरी नहीं ना कि आप ये वाला फॉलो कर रहे हैं और आप 1 जनवरी से स्टार्ट करें। आप 10 जनवरी से कर सकते हैं, 15 फरवरी से कर सकते हैं, या 28 मार्च से कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे फर्स्ट ईयर कुछ भी हो सकता है, और जो आपका आखिरी ईयर होगा वहां भी आपका कुछ भी हो सकता है, कब कंपनी बंद हो जाए नहीं पता, है ना? तो उसको छोड़कर नॉर्मल जो केस है अकाउंटिंग पीरियड आपको 1 ईयर का मेंटेन करना है, ताकि 1 साल में, लेट सपोज अगर ये 1 साल है तो यहां पर प्रॉफिट पता चल गया भैया जी, तभी तो फिर आप नई रणनीतियां बनाओगे। प्रॉफिट यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रॉफिट अकेले में बोलने में थोड़ा सा छोटा टर्म है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया ये क्या होता है बता रखा है मैंने, अब तो पूछना ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं तो कान पकड़े जाएंगे। क्या कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, 12th क्लास में जाओगे आप तो ट्रेडिंग वर्ड आपको कम मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड मिलेगा, पर वो तो 12th क्लास की बात है। अभी के हिसाब से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को मिला के आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है अभी के हिसाब से, वरना तो उसमें बहुत सारी चीजें, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, नोट्स पे अकाउंट्स भी आते हैं। ओके ठीक है भैया जी। अब इस साल आपको कुछ भी पता चला, लेट सपोज आपको प्रॉफिट हो गया, आप खुश हो गए,
अगले साल पॉलिसीज को मेंटेन रखेंगे, है ना, जहां जहां कुछ कुछ कमियां आई होंगी उसको चेंज करेंगे। पर कब कर पा रहे हैं? जब आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तभी तो आप कुछ नई चीज कर पा रहे हैं, कुछ नया सोच पा रहे हैं। तो आपको यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये 1 ईयर होता है, देख लीजिए। In this principle, the life of an enterprise is broken into smaller period, usually 1 year. ठीक है, यूजुअली ये 1 ईयर में रहता है, विच इज टर्म्ड एज द अकाउंटिंग पीरियड। इसी को आप अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। फिर उसी पीरियड में आपकी बुक्स बंद होती हैं, फिर अगला साल चालू होता है। जब बुक्स बंद होती हैं आप उसको एनालाइज करते हैं और नई पॉलिसीज बनाते हैं, नई स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, यानी पूरी तरीके से डिस्क्लोज करके रखिए अपनी हर चीज। In this principle, full disclosure, there should be complete and understandable reporting on the financial statement of all significant information relating to economic affairs of the entity. Disclosures ensure the financial statement give true and fair view. इस वर्ड को भी मार्क करके रखिए भैया जी, ये वर्ड तो बार बार सुनेंगे आप, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए, दिखी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं मैं आपको, हालांकि जब आप बड़े होंगे तो समझ ही जाएंगे, पढ़ेंगे तो। एग्जांपल के लिए कि अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, ठीक है, कोई भी आपने एक्सपेंस किया है, कोई भी आपने एक्सपेंस किया जो 1 लाख का है। अब सोच के देखिए, 1 लाख का एक्सपेंस, अगर आप अरबों की बिजनेस करते तो एक अलग बात है, लेकिन 10 लाख का करते हैं तो उसमें 1 लाख का एक्सपेंस कितना हो गया? 10% हो गया। कितना हो गया? 10 लाख अगर आपका टोटल एक्सपेंस है, उसमें से 1 लाख एक्सपेंस हो, तो ये तो 10% हो गया ना। तो इसको अलग से दिखाया जाना चाहिए ताकि यूजर्स यूं देखें, हैं अरे एक एक्सपेंस है इतना बड़ा, तो वो थोड़ा समझें, अपने हिसाब से उसको एनालाइज करें। तो यानी कि इसी को कहते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कि जहां पर भी आपने कोई भी assumptions यूज किए, कुछ भी चीजें यूज की, उसको भी डिस्क्लोज करना है। और कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो वो भी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो डिस्क्लोज हो, हिडन नहीं करना है उसको कहीं, कि कहीं कोनचे में लिख दिया कि भाई कोई ऊपर से पढ़ने वाला यूजर होगा, ऊपर से पढ़ पढ़ के आगे भाग जाएगा, नहीं, उसको आपको दिखाना है। इस तरीके से बनानी है आपको कौन सी चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो फुल डिस्क्लोजर के अंतर्गत आता है। नाम से समझ में आ रहा है, सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, ताकि यूजर्स उसको देख पाए। ठीक है, ओके, और ये भी ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू से दिखे। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, भैया इसको तो करो टिक। एक तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन था, एक मटेरियलिटी था। अगर सवाल आता है तो यहां से बहुत बार आ जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, मटेरियल, जो भी चीज मटेरियल है भैया जी वो बात रिवील करो। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग एसोसिएशन, एन आइटम should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। यानी कि कोई भी ऐसी मुलाकात नहीं, ये तो राइम है, कोई भी ऐसी बात जो कि आपके मॉनेटरी टर्म्स के अंदर है, वो चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है किसको? इन्वेस्टर्स को, या फिर क्रेडिटर्स को, या फिर लेंडर्स को, यानी कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो बात डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल है कि आप फायर लग गया, तो ये बात पता होनी चाहिए, बुक्स में कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए। कैश की चोरी हो गई, ठीक है, एम्बेजमेंट, ठीक है, तो ये भी बात पता होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं एक बार बैंक ऑडिट में गया था, तो वहां पर वो कह रहे हैं ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। बात छोटे बड़े अमाउंट के लिए, बात ये है कि बैंक में चोरी हुई है, ये बड़ी बात है। बैंक में सिक्योरिटी होती है, बैंक है भाई वो, बैंक, वहां चोरी हो रही है, थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट की सही, सीसीटीवी सब थे, हो गया, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, चोरी हो रही है दादा। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है ये, इसके अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूजर समझे कि भाई चोरी कैसे हो गई यार इतनी सिक्योरिटी के बाद भी। ठीक है, ऑफ कोर्स डकैती वकैती होती है और हमने मनी हाइस्ट पढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिर भी तो ये एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, ये बताना चाहिए। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है कि कोई भी ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, संदर्भ समझिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है किसके डिसीजन को? इन्वेस्टर के डिसीजन को, या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो वो बात वहां होनी चाहिए, वो वहां पर दिखनी चाहिए। ठीक है,
ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। फिर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, इसमें एक खास बात बताता हूँ। जब हम कभी इंटरव्यू लेते हैं ना, तो मैं ये दोनों सवाल जरूर पूछता हूँ। हालांकि अब तो मैं वीडियोस में भी बोलने लग गया हूँ, बोलना नहीं चाहिए वरना मेरे राज निकल जाएंगे, कि भैया प्रूडेंस क्या होता है, वो लोग कुछ कुछ बताते हैं। फिर कंजर्वेटिज्म क्या होता है, वो कुछ कुछ बताते हैं। मैंने कहा भाई ये दोनों सेम होते हैं, और जो लोग लाइव में आरंभ में उनको तो पता ही पोपट होता है। तो ऐसे ही होता है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रूडेंस कह रहा है कंजर्वेटिज्म कह रहा है, ये सेम बात है ना, इसका मीनिंग सेम है, तो आपको सेम ही लिखना है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। तो देयर इज अ फ्रेज, ये होता क्या है, तो ये लाइन जो आपने सुनी हुई होगी, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फुल पॉसिबल लॉसेस। इट मींस दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, and anticipated profit should be recorded when it is realized। यानी कि अगर आपको लगता है, वर्ड सुनिएगा, लगता है कि खर्चा होने वाला है, तो उसका प्रोविजन बना लीजिए। भले ही अगर आपको लग रहा है इनकम भी मिलने वाली है, उसका मत बनाइए जब तक वो मिल ही ना जाए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो वो जरूर दिखाइए। जो कि इसमें एग्जाम्पल आएगा, आप जब जनरल एंट्री चैप्टर में जाएंगे तब भी समझ में आएगा। एक होता है बैड डेब्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि जो हमारा डेटर है, बैड डेब्ट कौन था, जब हम किसी को उधार पर सामान बेचते हैं, तो जब हमने उसको सामान उधार पर बेचा तो वो कभी ना कभी हमें पैसे लौटाएगा, तो वो हमारे लिए डेटर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब वो डेटर है तो कभी ना कभी सामान लौटाएगा, भाई नियत फिसल गई, या कह लो हालत में नहीं रहा, कुछ भी हो गया, तो इस वजह से फिर क्या होगा, वो हमें पैसे नहीं दे पाएगा, तो फिर वर्ड आता है बैड डेब्ट। अब हमें अगर समझ में आ गया कि भाई मैंने 10,000 रुपए का उधार दिया था, ठीक है, और 1,000 रुपए मेरे गए, तो आपको यहां पे बुक में माइनस करना 1,000 रुपए, यानी कि आपको बुक में 9,000 रुपए रखना है डेटर की फाइनल वैल्यू को। ठीक है, इट मींस क्या है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म के अंतर्गत हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जैसे ही हमें पता चल जाता है, लेकिन हम रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है, ये वर्ड बहुत बार आता है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो दिस इज कम्स अंडर कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और इसके अंतर्गत हम लॉसेस को बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट्स को, लॉसेस को बुक कर लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू को हम तभी लेते हैं जब वो हमें रियलाइज्ड हो जाती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हमने कहा ओके भैया जी। आगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, ये तो हम सबको पता ही है। इन दिस कॉन्सेप्ट फिर भी एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड to acquire it, and the cost is the basis for all subsequent accounting of the asset. The asset is recorded at cost at the time of its purchase but is systematically reduced by charging depreciation। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी एसेट की कॉस्ट लेते हैं तो हम परचेज प्राइस पे लेते हैं, या परचेज प्राइस ना भी बोलें, परचेज प्राइस में फिर वो शॉर्ट टर्म हो जाता है, क्योंकि परचेज प्राइस नहीं, पुट टू यूज तक की वैल्यू आती है उसमें। यानी कि लेट सपोज मैंने एसी खरीद लिया, पर एसी खरीदने के बाद मैंने भाई एसी को फिट करने वाले को भी पैसे अलग से दिए, फिर एसी दुकान से मेरे घर तक आया, उसके भी पैसे अलग से लगे, फ्रेट, ठीक है, या किराया, या फिर मैंने कोई और भी खर्चा कर दिया उसके इंस्टॉलेशन में, तो वो सारे खर्चे जुड़ कर आते हैं। ठीक है, तो परचेज प्राइस ना लिख के एक्वायरिंग प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, परचेज प्राइस तो सिर्फ एसी की परचेज है, बट उसमें पूरा कॉस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, अब मैंने जब एसेट को किया, तो एग्जांपल के लिए मैं यहां बोल रहा हूं परचेज प्राइस। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये छोटा कॉन्सेप्ट है, परचेज प्राइस नहीं, इसमें अदर एक्सपेंस भी आते हैं जब तक कि पुट टू यूज ना हो गया हो। लो ब्रैकेट में ये भी लिख दे रहा हूं, पुट टू यूज, पुट टू यूज। जब तक आप उसको यूज करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं बना देते, तब तक के जो भी खर्चे हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, अब मैंने ये कर तो दिया, ठीक है, अब मैंने लगा दिया एसी, 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद, आफ्टर 6 मंथ मैंने जो चीज खरीदी थी वो मान लीजिए उतनी अब वैल्यू की नहीं रही, उतनी वैल्यू की नहीं रही, उतनी वैल्यू की नहीं रही, यानी न्यू वैल्यू हो गई। पर क्या मैं अपनी बुक्स में न्यू वैल्यू लिखता हूं? नहीं, मैं अपनी बुक्स में इसी को बेस लेकर चलता हूं, यही है मेरा बेस। हां, एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि आप एसेट्स यूज करते हैं या वियर एंड टेयर, किसी भी वजह से कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो आप टाइम टू टाइम इस बेस में से माइनस करते रहते हैं डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिकली, यानी इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि डेप्रिसिएशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसके अंतर्गत हम जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं
और जो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग के हमने उसको पुट टू यूज किया है, हम उसी प्राइस पे अपनी अकाउंटिंग को करते रहते हैं। सिस्टमेटिकली उसमें कोई चीज जो हमें रिसर्चर्स ने कहा है वो हम जरूर माइनस करते हैं, जैसे डेप्रिशिएशन हम उसमें से माइनस कर देते हैं। पर लेट सपोज एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये 1 लाख रुपए की थी, इसमें डेप्रिशिएशन लग गया 10,000 रुपए का, तो कितना बचा? 90,000 बचा। तो मेरी बुक में तो 90,000 दिख रहा है, बट मे बी पॉसिबल मार्केट वैल्यू इसकी 80,000 हो, मार्केट वैल्यू इसकी 80,000 हो। तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम इस वैल्यू पे रखते हैं, ये नहीं दिखाते। ठीक है, बस यही इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। इसको भी भैया जी स्टार लगाइए, ये भी कई बार आता है। भैया जी ये क्या है? हालांकि कई बार आता है का मतलब ये मत करना कि जहां पे मैंने लिखा कई बार आता है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। पढ़ना सारा है भैया जी, सिर्फ हम एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं आया कुछ और आ गया तो फिर आप बस, आजकल के बच्चे वैसे भी दूसरे पे गलती डालने के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं। अपनी गलती तो दिखती नहीं है, दूसरे हाँ भैया इनने ये 4 टिक कराया था इसमें से नहीं आया, ये बेकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पढ़ना आपको सारा है। इंपॉर्टेंट यानी जो ज्यादा चांसेस होते हैं जिनके आने के, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली। हम हमेशा चाहते हैं कि प्रॉफिट पीरियडिकली पता चलता रहे, है ना। अभी हमने निकाला था ना अकाउंटिंग पीरियड वाला कॉन्सेप्ट, वो लाया ही इसीलिए गया था ताकि ओनर्स, इन्वेस्टर्स या जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको टाइम टू टाइम पता भी चलता रहे हमारी इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन true profit or loss for the accounting period. It is not relevant when the payment was made or received. The concept should be followed while preparing financial statements to have a true and fair view. देखो ये बार बार सुनोगे आप, of the profitability and financial position of a business firm. इसका मतलब क्या है भैया जी? इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने 2021 में कोई सेल किया तो इससे रिलेटेड जो भी परचेज किया है वो इसी ईयर का होना चाहिए, ये आपस में मैच होने चाहिए। तो जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, भले ही आपने पेमेंट दिया या नहीं दिया, ये इमटेरियल है। मतलब इमटेरियल ये नहीं कि पेमेंट चाहिए ही नहीं, चाहिए, पर जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो आपको रिकॉर्ड करना है जब वो ऑकर हो गए हैं। ठीक है, ऑक्यूरल कॉन्सेप्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है, और वो सेम पीरियड के होने चाहिए। यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट आ गए। एक तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट है, जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है रिकॉर्ड कीजिए, पैसा लेना देना। इमटेरियल मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय उस बात को इग्नोर करना है, पैसे बाद में भी मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। फिर अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट आ गया कि जिस साल के हैं उसी साल के रेवेन्यू भी होने चाहिए, उसी साल के एक्सपेंस भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सपेंस कभी और का है और रेवेन्यू कभी और का है, तो ये ईयर मैच होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि रेवेन्यू अलग ईयर का हो, परचेज अलग ईयर का है? अकाउंटेंट बेवकूफ है क्या? पागल समझ रखा है आपने? ऐसा नहीं है, पर वो बना सकते हैं आपको पागल, है ना। ऐसा हो सकता है, इसीलिए भैया कॉन्सेप्ट ही रख दिया, ठीक है, ताकि कोई ऐसा करे ही नहीं। करे तो अपन ये देख भाई यहाँ लिखा है, जैसे होता है ना आपसे कोई पूछ ले कि भाई जैसे लेट सपोज आपने कह दिया कि ये चीज हुई है, कहते हैं हाँ अच्छा, ठप्पा कहाँ लगा है, कहाँ लिखा है जरा बताना, कौन सी किताब में लिखा है? फिर आप उसको दिखाते हो, ये देखिए किताब में लिखा हुआ है, तब अरे यार लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस सेम पीरियड के होने चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो कैश में आ रहे हैं तब आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे, नहीं, ट्रांजैक्शन अकर हो चुका है तो वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। यहां पर एक्रूअल और अकाउंटिंग पीरियड वाले कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर ये बनाया गया है, ठीक है, ओके, ताकि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, प्रॉफिटेबिलिटी का भी और फाइनेंशियल पोजीशन का भी, ठीक है। बेसिक पॉइंट तो वही है, ट्रू एंड फेयर व्यू मिले किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें सबसे पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, ठीक है, ओके। ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट साइंस के पास है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमारे पास है एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, every transactions entered into by an enterprise has two aspects, a debit and a credit, equal amount, ठीक है। Simply stated, for every debit there is a credit of equal amount one or more account, यानी कि assets equals to capital plus liability। अब यहां पे कुछ बातें ध्यान देनी है। इक्वल अमाउंट का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई चीज डेबिट में प्लस हुई है तो वो
क्रेडिट में भी प्लस होगी? नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये डेबिट में भी प्लस हो रही है, क्रेडिट में भी प्लस हो रही है, ठीक है, या फिर ये डेबिट में माइनस होके डेबिट में ही प्लस हो रही है, या फिर ये लायबिलिटी में माइनस होके लायबिलिटी में प्लस हो रही है, या इसका अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझाता हूं मैं। एक नॉर्मल सी बात है, अभी तो आपने जर्नल एंट्री नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, और जिनने पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ ही जाएगा। अब मैंने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। क्या किया? फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, इन क्रेडिट। मैंने फर्नीचर परचेज किया इन क्रेडिट, ठीक है, फर्नीचर परचेज इन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज इन क्रेडिट। तो मेरे पास फर्नीचर आया, ठीक है, मेरी एसेट बढ़ गई, तो यानी कि मेरा डेबिट प्लस हो गया, ठीक है। अब परचेज इन क्रेडिट यानी कि मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, मैंने उधार पे लिया होगा, ठीक है, जो भी वो पर्सन है। नॉर्मल तो क्रेडिट गुड्स के केस में आता है, अभी एग्जांपल के लिए है, ठीक है। अब मेरा क्रेडिटर बढ़ गया यानी कि मेरा क्रेडिट प्लस हो गया। वेरी सिंपल है, ठीक है। ये एसेट था और ये लायबिलिटी था, यानी कि एसेट प्लस लायबिलिटी प्लस। अब अगर इसी में मैं कह दूं फर्नीचर परचेज इन कैश, फर्नीचर परचेज इन कैश, ठीक है, तो फर्नीचर परचेज इन कैश मान लीजिए 10,000 ही कर लेते हैं ताकि आपको फिगर भी याद रहे। 10,000 10,000, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, अब यहां पर फर्नीचर परचेज इन कैश में फर्नीचर तो मेरे पास आया, ये मेरा एसेट है, प्लस होगा, लेकिन कैश, कैश मेरे पास से गया। जब मैंने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर मेरे पास आ गया, कैश मेरी जेब से चला गया, तो कैश मेरे पास से गया यानी कि कैश मेरा क्रेडिट तो जाएगा, ये डेबिट पर है, पर माइनस होगा, ठीक है, और ये एसेट है यानी कि माइनस हो रहा है। तो यहां पर कई बार क्या होगा कि एक ही चीज प्लस होगी, एक ही चीज माइनस होगी आपके एसेट में, ठीक है। तो जरूरी ऐसा नहीं है कि अगर एसेट बढ़ा है तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, एसेट घटा है तो लायबिलिटी भी घटेगी, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एसेट ही बढ़े और दूसरा एसेट घट जाए। बात यह है कि डेबिट और क्रेडिट आपके बराबर होंगे, ठीक है, बस यही ड्यूअल एस्पेक्ट में कहा गया है, ठीक है। अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, सिंपल सा पॉइंट यह है कि ड्यूअल एस्पेक्ट्स हैं यहां पर डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास, भाई मेरे पास है एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, समझे? अरे भाई आओ आओ गले मिलते हैं, आप समझे? हेलो, ठीक है, फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है? रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। इन दिस कॉन्सेप्ट रिवेन्यू हैज बीन रियलाइज्ड when a transaction has been taken place into and the obligation to receive the amount is established. It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. यानी कि अगर आपके पास रेवेन्यू आपको कब रिकॉर्ड करना है? जब हैज बीन रियलाइज्ड या फिर व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन टेकन प्लेस इनटू एन ऑब्लिगेशन टू रिसीव, यानी कि अगर आपके पास वो ऑब्लिगेशन आ गया, हक आ गया है कि भाई आपको पैसे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो गया है,
तो फिर आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। हालांकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सीधी सी बात है, अगर आपने गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट आपने किया, रुपीज मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, तो गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट है, यानी रेवेन्यू आएगा आपका, तो आपके पास सेल्स इंक्रीज होगी। अब क्रेडिट में है तो ये क्रेडिट में क्रेडिटर नहीं कहलाता, यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे आप धीरे धीरे अगर आप जानते होंगे तो आपको पता ही होगा। अदरवाइज जब हम परचेस करते हैं तो मैंने सामान खरीदा तो सामने वाले को पैसे चुकाना है, ठीक है, तो लिखते तो क्रेडिट है पर वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। पर जब मैं सामान बेचता हूं, मैंने सामान बेचा, सामने वाले से पैसे मुझे चाहिए, तो उसने उधार पे लिया है, इसलिए यहां क्रेडिट वर्ड यूज है, पर उसको मैं बोलता हूं डेटर। क्या बोलता हूं? डेटर, ठीक है। तो मेरा सेल्स बढ़ा, मेरा डेटर बढ़ा, पर क्या मेरे पास पैसे आ गए? क्या मेरे पास पैसे आ गए? नहीं, मगर मेरे पास एक ऑब्लिगेशंस है, मतलब अब इस पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑफ कोर्स बिल विल साइन वाइन हो जाता है, तो यानी ये पे तो करेगा, पे तो करेगा। अब कल करेगा कि नहीं वो एक अलग बात है। आप कहोगे भैया बोल दिया और ना करे तो, ना करे तो अभी तो हमने बेड डेप्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वो इन्हीं के ऊपर तो पढ़ा था, डेटर जी के ऊपर, मगर एक ऑब्लिगेशन तो है इनके ऊपर, यानी मेरे पास एक क्या आ गया, हैज बीन टेकन एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। ऑब्लिगेशन तो कि मेरे पास पैसा आएगा, ये पर्सन तैयार है पैसे देने के लिए, ये तो एस्टैब्लिश हो गया ना, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि सेल की एंट्री करेंगे, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये हमारा आखिरी है। जाहिर सी बात है हम इतना सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन सही है या गलत है कैसे पता? तो साथ में उसके रखिए सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर्स, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मेजरमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय वेरिफिएबल एविडेंस और वाउचर्स, यानी कि आपकी अकाउंटिंग पर्सनल बायसनेस से, चीटिंग से, फ्रॉड से दूर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर वो दूर होनी चाहिए तो कैसे पता दूर होगी? क्योंकि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसका डॉक्यूमेंट रखिए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसे वाउचर्स बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। सो फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ परचेज इन कैश देयर शुड बी कैश मेमो, है ना, कैश मेमो होगा। इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज देयर शुड बी इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान, ये सारे आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास हैं तो कोई चेक करने आएगा, कहेगा अच्छा हाँ ठीक है, 10 लाख लिखा है, यहां भी 10 लाख लिखा, हाँ ठीक है, टैक्स कुछ लगा हुआ है, अच्छा यहां भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो जो ठप्पा होता है ना, ठप्पा यानी बिल होना चाहिए। और आपने देखा ही होगा जब भी आप एंट्री करते हैं, हालांकि नॉर्मल लोगों ने तो नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते, वो एक रद्दी सा कागज फाड़ के लिख देंगे टप टप टप। लेकिन जो थोड़े से ऑथेंटिक होते हैं, यहाँ लिखा होता है ना, उधार मांग कर हमें शर्मिंदा ना करें, या फिर लिखा रहता है फिक्स्ड प्राइस, वो लोग थोड़ा सा बिल वाला रखते हैं, एक बिल रखेंगे, उसके नीचे कार्बन रखेंगे, फिर ऊपर लिखेंगे, कहेंगे जब भी कुछ हो तो ये बिल दिखा देना, ठीक है। तो यानी कि वेरीफिएबल भी होना चाहिए, तो ये भी कॉन्सेप्ट है। तो टोटल हमारे पास 14 कॉन्सेप्ट है, 11 ये हैं और 3 हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। उनको याद रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपको ये नाम से भी समझ में आ रहे हैं, तो अगर नॉर्मल इंग्लिश भी आपकी अच्छी है तो आप उसको लिख लेंगे। प्लीज मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको नॉर्मल इंग्लिश को तो समझना है, ताकि आप, क्योंकि कई बार पता है कि हम सबके मन में तो होता है, हम कॉमियंस हैं, हमारे मन में तो आ जाता है हाँ यार ये लिखना है, पर लिखना कैसे है, या उसकी इंग्लिश हम ऐसे लिखते हैं कि लिखना ये है और लिख के मतलब ये निकल गया, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज थोड़ा सा इंग्लिश पे भी वर्क जरूर कीजिए, ये मैं बार बार भी बोलता रहता हूं ताकि लोग इस बात को समझें। नाउ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अभी हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हमें ये लगा कि भाई एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब भी उधार का भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो रिकॉर्ड कीजिए, है ना। पर ऐसा नहीं है, अब हमारी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ लोगों के पास अकाउंटेंट रखने का टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है, तो क्या वो अकाउंटिंग ना करें? तो इसीलिए हमारे यहाँ 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग चलती है, ठीक है। तो बेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला है कैश अकाउंटिंग, नाम से समझ में आ रहा होगा, यहां पर जब कैश आएगा तो एंट्री होगी, कैश जाएगा तो एंट्री होगी, नहीं आ रहा तो भाड़ में जाओ, ऐसा है। दूसरा है हमारे पास एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। अब भैया अगर आप ऐसा कह रहे हो और प्रिंसिपल्स में वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी बता रखा है आपने, तो फिर तो ये वायलेट हो गया। नहीं, हमने ये बोला है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये आपको करना चाहिए। पर अब किसी के पास पैसे ही नहीं है भाई, तो वो कैसे पर मंथ किसी को 5,000 रुपए दे, 3,000 रुपए दे, है ना, तो वो नहीं कर सकता। तो ये अभी भी चल रहा है, लेकिन वो फिर विदेश भी नहीं जाएगा
फिर वो विदेशी क्लाइंट्स भी नहीं बनाएगा, क्योंकि विदेशी क्लाइंट आएंगे तो वो तो कहेंगे भैया पूरी बुक अच्छे से करो। तो समझ रहे हो इसका मतलब कि ये अंदर की बात हो गई है। हालांकि बहुत ही कम जगह रहेगा, छोटी मोटी जो जिनका मतलब स्केल बहुत बड़ा नहीं होता वही इसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज सब लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही फॉलो करते हैं, यानी एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम ही फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? व्हेन कैश रिसीव्ड तो एंट्री करो भैया। सेकंड, व्हेन कैश पेड तो एंट्री करो भैया, चटाक से एंट्री कर दो। ठीक है, यानी कि फर्नीचर परचेज्ड इन क्रेडिट, तो ऐसे केस में यहां पर एंट्री डबल एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है, सिंपल है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, बहुत ही सिंपल है। टेक्निक इज सुटेबल इन दोज एंटरप्राइजेस वेयर ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, जो कैश पर ही काम करते हैं, दिहाड़ी वाले काम जो है। नो एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड। Similarly, no adjustment for accrued income and income received in advance is made. The method is not affected by personal biasness of the accountant or management. ये पर्सनल बायस में होगा ही नहीं, क्योंकि भैया कैश पैसा आया तो जेब में है, गया तो भैया हमारी जेब से चला गया, तो यहां पर कुछ डुप्लीकेट या कोई फर्जी एंट्री का डालने का मौका नहीं रहता है। ठीक है, मतलब कम रहता है, रहने के लिए तो कोई कुछ भी फर्जी डाल ही सकता है, क्या ही जा रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये थोड़े ज्यादा हैं। Cash basis of accounting is not based on principle of matching concept, so all income and expenses are shown may not relate to the same accounting period, है ना। हो सकता है कि भैया जी परचेज तो वो हमसे कभी ले गया था फर्नीचर, लेट सपोज कोई 28 मार्च को हमसे लेकर गया, 31 मार्च तक खत्म होना था, तो 28 मार्च में एंट्री होनी थी, फर्नीचर लेकर गया, लेकिन वो पे कर रहा है हमें मान लो 6 अप्रैल को, तो मैं तो 6 अप्रैल को एंट्री डालूंगा, तो ट्रांजेक्शन कभी और हुआ, एंट्री कभी और हुई, तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। फिर नो डिस्टिंक्शंस इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, सो द प्रॉफिट और लॉस आर नॉट कंपेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है या फिर रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है। आप फर्नीचर परचेस कर रहे हो लेकिन क्रेडिट पे कर रहे हो तो एंट्री नहीं हो रही है, फर्नीचर परचेस करके कैश दे रहे हो तो भैया जो होता है एंट्री तो कैश बेसिस पर हो रही है। तो आप रेवेन्यू और जो हमारा कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं इसमें उतना समझ में नहीं आता है। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, है ना, वन शॉट जो आया था। सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक, भैया साइंटिफिक तो वैसे भी नहीं हो सकता। सो प्रॉफिट and loss exhibits can be easily manipulated as payment of expenses or income may be deferred to show wrong picture of the entity। मैंने बताया था ना उसमें लास्ट पॉइंट तो उन्होंने बोला था कि पर्सनल बायसनेस नहीं है, लेकिन झूठ तो यहां भी बोला जा सकता है। ठीक है, यहां पे भी ट्रांजैक्शंस कभी और करेंगे, पेमेंट कभी और होगी, झूठा दिखाया जा सकता है। फिर दिस सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत तो ये है ही नहीं है। ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 चलता है, विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर हु मस्ट बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जाहिर सी बात भाई जो अकाउंटेंट ही नहीं रख पा रहे, नॉर्मली ये थोड़ा बहुत तो खुद ही कर लेते हैं या कोई छोटा मोटा बच्चा होता है जो ऑफिस का भी काम करता है और ये भी कर लेता है, अदरवाइज तो यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई जी जहाँ पर एक प्रॉपर डबल अकाउंटिंग सिस्टम वाले नॉलेजेबल पर्सन को वो नहीं रख पा रहे तो वहाँ चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हो नहीं पाता है। द सिस्टम ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग does not reveal a true and fair view of profit and loss या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। जाहिर सी बात है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका एंट्री कभी हुई है, मतलब आपका ट्रांजैक्शन कभी हुआ है, पेमेंट कभी हुई है, पेमेंट के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन किसी और ईयर का है, पेमेंट किसी और ईयर का है, तो पूरा गोचपुल खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आती है बारी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, यानी कि क्रेडिट की एंट्रियां भी आएगी, यानी कि आउटस्टैंडिंग की एंट्री भी आएगी। आउटस्टैंडिंग यानी कि आपने सामने वाले ने आपके लिए काम कर दिया, आपने पेमेंट नहीं की है। ऐसे ही एक्रूड इनकम, यानी कि आपने किसी के लिए काम कर दिया है, उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप की सारी एंट्रीज कवर होती है। ऑल एंट्री, सीधी सी बात यह है, ऑल एंट्रीज कवर्ड
पर कब? व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ट्रांजैक्शन भी कैसा होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो जब भी ये होगा तो आपकी एंट्री 100% होगी। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अब इसके क्या फायदा नुकसान है? तो एडवांटेज, इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जाहिर सी बात है भैया जी, ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, ऑफ अकाउंटिंग विच इज मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देयरफॉर दिस सिस्टम इज प्रेफर्ड एंड फॉलोड इन द वर्ल्ड बाय द अकाउंटेंट्स। इसीलिए इस सिस्टम को फॉलो भी किया जाता है और वर्ल्ड के सारे अकाउंटेंट्स इसको मानते भी हैं। इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन and principle of matching concept, so it disclose correct and true profit of accounting period. It means shows true and fair view of financial position of an enterprise. यानी जो उसके डिसएडवांटेज है वो यहां पर इसके एडवांटेज बन गए हैं। सिंपल सा पॉइंट है। द सिस्टम मेंटेन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर अलग अलग आता है ना। कैपिटल नेचर की चीजें आपकी बैलेंस शीट में जाती हैं, रेवेन्यू नेचर की आइटम आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आते हैं। द सिस्टम शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट का ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसका सही दिखता है। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेक्स द इंटरप्योर एंड interfirm comparison possible, so it is mostly used by the accountants all over the world. Moreover, system is based on generally accepted accounting principle. ये सिस्टम आपका गैप को भी फॉलो करता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स इसी को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है, कैश वैसे भी मजबूरी में ही किया जाता है। आप अपने आसपास देखेंगे पर किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही फॉलो किया जाता है, अकाउंटेंट रखते हैं, प्रॉपर सिस्टम है वहां पर। नाउ अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा बताइए? नॉट एज सिंपल एज द कैश बेसिस। कैश आया गया रिकॉर्ड कर दिया, नहीं, उधार की भी एंट्रियां करो और भी सारी एंट्रियां करते रहो। तो यहां पर थोड़ा सा ये उससे ज्यादा सिंपल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल बेसिस, सो एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम आर टू बी मेड। तो यहां पर वो होता है। दिस मेक्स द सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड, सो क्विकली अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फीजिबल। यानी कि तुरंत आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाते, टाइम लगता है सब चीजों का। फिर द सिस्टम रिक्वायर्स पर्सनल जजमेंट। यहां पर फिर पर्सनल जजमेंट भी आता है। प्रोविजन बनाना है तो भाई कितने % डेटर है जो आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, बताओ जरा। तो ये अपना व्यू पॉइंट होता है, अपने हिसाब से किया जाता है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, नाउ in respect of valuation of stock, selection of method of charging depreciation, creation of provision for doubtful debt, जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है। Thus true profit may be ascertained due to personal may not be ascertained due to personal biasness। यानी कि अगर कोई पर्सनली बायस्ड है, कुछ अपने हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाना चाहता है, तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। पैसे भी नहीं होंगे तब भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्लो कह रहा हूं मैं, सॉरी, मतलब कि जो हमारे मीडियम फर्म्स होती हैं, जो बहुत छोटी फर्म्स होती हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर रही, मीडियम फर्म भी नहीं बोलना चाहिए वैसे, तो हम स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं ना। तो वहां पर ये थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ लिए, हमने ये भी समझ लिया कि कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। अब बारी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस और आईएफआरएस को समझने की। तो चलो इनको भी समझते हैं, खत्म करते हैं। तो सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है स्टैंडर्ड होता है ना, अपना कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे बॉस, ऐसे करते हैं अपन, अपना स्टैंडर्ड है भाई। तो वैसे ही अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स कहने का मतलब है कि आइटम्स को कैसे ट्रीट करना है ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये कौन देता है? जाहिर सी बात है, जानकर खुशी होगी जितने भी सीए करने के इच्छुक हैं कि ये हमारी इंस्टीट्यूट से ही पहले जाता है। उसके बाद लंबी प्रोसेस है, लेकिन पहले आईसीआई ही उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसमें ऊपर रिसर्च करता है और फिर बताता है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सेट अप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन अप्रैल 1977। इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेट किया टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल्टरनेटिव और डाइवर्स प्रैक्टिस वर फॉलोड। जहां पे भी अल्टरनेटिव या डाइवर्स प्रैक्टिस होती थी, उन्होंने उस पर रिसर्च किया। एएसबी वाज देयरफॉर आस्क्ड टू ड्राफ्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन व्यू ऑफ लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंट्री। Accounting Standard Board submitted the draft accounting standards to Institute of Chartered Accountants of India up to 1st April 2020. There are 32 standards.
टोटल अभी तक इन्होंने कितने दे दिए हैं? 32 स्टैंडर्ड्स हमको प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी कि एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सेटअप किया, उनसे बोला कि भाई जरा देखो क्या क्या चल रहा है पूरे देश में और उसके हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनाओ, और अब तक 32 स्टैंडर्ड्स हमको मिल चुके हैं। हालांकि अब ये 1 अप्रैल 2010 तक की बात की गई है, उसके बाद भी कुछ इंट्रोड्यूस हो गए होंगे तो और भी बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए वालों के लिए, यानी कि अगर आप भी सीए करते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं, तो यहां पर आप भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, इसको समझ लीजिए। बेसिक तो पॉइंट आप समझ ही गए होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स, है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है, ओरली नहीं है, ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, यानी कि रूल्स और गाइडलाइंस issued by accounting body of the country Institute of Chartered Accountants of India to be followed while preparing and presenting the financial statements। यानी एकदम गैप की तरह है, यूनिफॉर्म होने चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो देता है, और ये ऑल ओवर इंडिया ही अप्लाई किया जाता है। कब? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बस। These accounting rules and procedures related to, ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, वैल्यूएशन से रिलेटेड है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड आर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि ये मेजरमेंट कैसे होगा उससे भी है, वैल्यूएशन कैसे करनी है उससे भी है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है उससे भी रिलेटेड है। यानी कि आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब कुछ है जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है ना। और भी चीजें आती जाएंगी, सब कुछ कहना का मतलब ये नहीं है कि अब तक सब कुछ आ गया कुछ बदलेगा ही नहीं, धीरे धीरे चीजें भी चेंज होती हैं। तो बेसिक पॉइंट यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स, जो कि आईसीआई देता है, पूरी कंट्री को एनालाइज कर उसके हिसाब से बनाता है, ताकि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बातें आती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ एज पर कोलर जी, इन्होंने क्या कहा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम, लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ऐसे ही अगर आप अकाउंटिंग की दुनिया में आएंगे, अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही वो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि आपको फॉलो करने, जो किसी बॉडी से, प्रोफेशनल बॉडी से या कुछ कस्टम या लॉ के हिसाब से बनाकर दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि कौन सा आइटम कैसे ट्रीट होगा, क्या वैल्यू लेनी है, ये उन सब में लिखा होता है, ओके। चलो ठीक है भैया जी। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस टू द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स सो एज टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमंग यूजर। ये गाइडलाइंस है जो कि जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसी हिसाब से अपनी कंपनी की रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि यूजर्स को सही से समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि रिलायंस की कंपनी को खोलें, अरे यहां कुछ और है, टाटा जी की खोलें, अरे यहां कुछ और है, अदानी जी की खोलें तो कुछ और है। अब भैया जी अदानी जी अलग, अंबानी जी अलग, टाटा जी अलग, अरे भाई किस में लगाएं यार, ये तो सब अलग अलग है। तो सबके जो रूल्स हैं कम से कम वो तो सेम हो, ताकि हम एनालाइज सही से कर पाए, ठीक है। नाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड to ensure consistency and comparability in the financial statement over interperiod या फिर other similar firms, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी ला पाए, ताकि हम किसी और से अपने आप को कंपेयर कर पाए, या फिर हम अपने प्रीवियस ईयर से खुद को भी कंपेयर कर पाए, ठीक है। दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, ये मैंडेटरी है, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो भैया जी कार्रवाई होती है। नाउ with the change in economic environment and law of the nation, accounting standards are also subject to change from time to time, but in no case they will override the provision of law। यानी कि अगर मान लीजिए लॉ में, पार्लियामेंट में कोई रूल पास हो गया, उसके बीच में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है, यानी कई ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें मान लीजिए वहां कुछ कह दिया गया है, अब यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उससे डिफर कर रहा है, तो आप किसको फॉलो करोगे बताओ? देश की संसद सर्वप्रथम है, तो उनको फॉलो करोगे। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी, बट इन नो केस दे विल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी लॉ के प्रोविजन के ऊपर नहीं अप्लाई हो सकते। लॉ सर्वप्रथम है, संसद सर्वप्रथम है,
तो वहां से अगर कोई रूल बन के आ गया है और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो रूल मेन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा भी पीछे कर देते हैं। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं। फिर where alternative accounting practices are available, accounting standards prescribe a preferred accounting practices. However, management is free to use any accounting practices by giving suitable disclosures. If management prefers to change the existing accounting practices, the change in practice must be disclosed along with its फाइनेंशियल इंपैक्ट। एग्जाम्पल, चेंज इन द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यानी कि देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी बातें कही गई हैं और कुछ चीजों में बहुत सारे मेथड्स भी हैं। अब मान लीजिए किसी चीज में हमें 4 मेथड बोल दिए, अब मैं कौन सा अप्लाई कर रहा हूं, दूसरा कौन सा कर रहा है, तीसरा, गलत नहीं है, क्योंकि 4 मेथड अगर अकाउंटिंग सर्चर्स ने हमें दिया है तो हम चारों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने एक अप्लाई किया, उसके बाद हम 2-3 साल बाद बदल रहे हैं, तो फिर आपको उसका इंपैक्ट बताना जरूरी है, उस बात को डिस्क्लोज करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये भी उसके नेचर के अंतर्गत आता है। यानी कि अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी अवेलेबल हैं, आप यूज भी कर सकते हैं, पर एक अगर आपने कोई चूज किया और अब आप कुछ और चूज करना चाहते हैं तो उसका इंपैक्ट, चेंज का इंपैक्ट भी बताना है और इस बात को डिस्क्लोज भी करना है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, उसके अंतर्गत तो ये आता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे दिया कि अगर आप मेथड्स का चेंज करते हो, जो मैंने आपको दिया कि एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में आप जा रहे हो तो उसका इंपैक्ट भी बताओगे और जा रहे हो ये बात भी बताओगे ताकि यूजर्स को पता रहे। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूटिलिटी, आखिर इसकी जरूरत क्यों है भाई? तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक रूल्स एंड गाइडलाइंस की तरह है। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो भाई कैसे बनाएं? घर की खेती लगा दें, मतलब जो मन में आ रहा है वो करें? नहीं, एक रूल बना हुआ है, उससे गाइडलाइंस को देखिए, लीजिए, समझिए और उस हिसाब से अकाउंटिंग कर लीजिए। दे एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, है ना, यहां पे ये तो बोला ही गया है, ऑल्दो आप चेंज तो कर सकते हो बट उसका इंपैक्ट बता सकते हो, पर मेजरली ये कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कराते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दस मेक देम कंपेरेबल ओवर पीरियड्स एंड फ्रॉम अदर सिमिलर फॉर्म्स भी। यानी कि ये आपका पुराने ईयर से कंपेयर कर सकते हो या आप अपना किसी कॉम्पिटिटर से या सेम इंडस्ट्री का जो एवरेज है उसके हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, सो ऑडिटर हैज टू एंश्योर द कॉम्प्लायंस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो मैंडेटरी, उनको तो आप बदल नहीं सकते, जो स्टैटिक है, तो वहां पर आपको सेम टू सेम अप्लाई करना पड़ता है। इससे क्या होता है? एनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमंग वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज। यानी कि अगर आप उसको वैसे ही लगाओगे तो फिर ये आपके लिए रिलायबिलिटी भी बढ़ाता है। तो बात ध्यान रखिएगा, यहां चेंज का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज चेंज कर सकते हो, नहीं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें 3-4 चीजें बता दी गई हैं, तो आप उन 3-4 में से कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। ये नहीं कि अपने छठी अपनी ही कुछ बना के निकाल रहे हो। तो ये उस पॉइंट से रिलेटेड है, वरना आप कंफ्यूज हो गए, भैया कहीं तो कह रहे हो कि मैंडेटरी है तो यानी एज इट इज चलेंगे, कभी कह रहे हो कि नहीं नहीं गाइडलाइन है। कुछ ऐसे होती हैं जहां पे गाइडलाइंस के रूप में आता है, कुछ ऐसा होता है जो ये तो स्टैटिक है। अब मान लीजिए एसेट्स को डेबिट होना ही है इंक्रीज होने पर, तो डेबिट ही होगा बॉस, वो नहीं चेंज कर सकते आप कि नहीं आज मेरा मन कर रहा है क्रेडिट करते हैं। भाई ने ऐसा कह नहीं सकता, नहीं तो कहते दो होटल बोर्ड का चढ़ाई वाला भाई, आज तो भाई एसेट्स को डेबिट में नहीं क्रेडिट में करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी इस टाइप के पदार्थ पीने भी नहीं है। ठीक है, नाउ द मैंडेटरी नेचर of accounting standards ensures complete disclosure of accounting policies. Accounting standards ये ensure करते हैं कि आप complete information provide कराएं। full disclosure concept भी तो है, practices thus reliability of financial statement is further enhanced। क्योंकि ये complete picture आप दोगे तो इससे reliability और बढ़ेगी, तो तभी तो यूजर्स देखेंगे, आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, है ना। ठीक है, तो ये इसके क्या है? यूटिलिटी है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर्स, तो ये नंबर्स तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, 32 हो गए अब। नाउ द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नंबर के हिसाब से इंडिया हैज इशूड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें से 3 शायद हट भी गए हैं, तो ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो फार बट एज कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 नोटिफाइड टिल 31 अगस्त 2011 इन परसेंट ऑफ सेक्शन 211, ये यहां पे बताए हुए हैं 3C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज AS 1 to 7 and AS 9 to 29 आर ऑपरेशनल, AS 8 हैज बीन विड्रॉन बाय ICAI। यानी 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी हैं, AS 8 को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है,
तो आप यहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे AS 8 नहीं है, 29 के बाद 31, 31 और 32 भी है, बट वो भी अभी जो बेसिक जो काम करते हैं वो यही वाले हैं। द कॉम्प्लायंस ऑफ ऑपरेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी। ठीक है, तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ऑपरेट करना भी मैंडेटरी है, इनका कॉम्प्लायंस भी करना चाहिए। इसके अंदर अगर 3-4 मेथड है तो उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो भी एक बार चूज करने के बाद अगर आप दूसरा चूज कर रहे हैं तो उसका रीजन, उसका इंपैक्ट बताना भी जरूरी है, और उसको फुल्ली डिस्क्लोज करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा AS से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है इसके लिमिटेशन से। सबसे पहला रिगिड इन नेचर, यानी रिगिड इन नेचर का मतलब क्या है कि भाई ये मैंडेटरी हो गए हैं, तो जैसा इसमें कहा गया है वैसा ही होगा, भले ही वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, आपके लिए फीजिबल है या नहीं, अगर अब कह दिया गया है तो आपको यही फॉलो करना है, तो ये रिगिड इन नेचर होता है। अब कहेंगे भैया यार ये इसकी लिमिटेशन, हाँ एक चीज दिमाग बहुत खेलता है भैया, यार ये लिमिटेशन भी है यही एडवांटेज भी है, अगर मान लो सेम ना रहे तो दिक्कत है, सेम रहे तो दिक्कत है। नहीं, देखिए यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू का अंतर होता है। जब हम एडवांटेज की बात करेंगे, यूटिलिटी की बात करेंगे, तो हम उसी पॉइंट का पॉजिटिव बताएंगे। जैसे ही हम नेगेटिव पे जाएंगे तो हमें उस पॉइंट का नेगेटिव बताना है। जैसे कि एक गिलास है, आधा खाली है, अब आपसे बोलेंगे भाई आप पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाओ, आप कहोगे अरे आधा भरा हुआ है, मेरी प्यास बुझ जाएगी। अगर आपसे बोला जाए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, भैया आधा खाली क्यों है, आधा खाली गिलास कौन देता है, बस यही पॉइंट है यहां पर कि आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको लिमिटेशन बोलना है तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट लाकर बोलना है। तो रिगिड इन नेचर, पर सच तो यह है कि भाई होना ही चाहिए रिगिड इन नेचर, वरना तो हर कोई अपनी दुकान चलाएगा। ठीक है, नाउ रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स, यानी कि अगर यहां पर मान लीजिए कोई रिसर्चर्स ने कुछ लिख दिया, ठीक है, अब वो एप्लीकेबल हो गया। अब लेट सपोज किसी को लग रहा है कि नहीं यार ये इतना सही नहीं है, तो उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहले ASB यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में अपनी अर्जी लगाएगा, अपनी बात रखेगा, उनको समझाएगा, वो मानेंगे, फिर वो ICI के पास जाएंगे, ICI समझेगा, समझाएगा, बनाएगा, फिर वो आगे बात पहुंचाएगा, फिर आगे से बात पार्लियामेंट मेंबर्स तक पहुंचेगी, मेंबर्स पार्लियामेंट में पास कराएंगे। बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है ना। तो अगर मान लीजिए कोई नया पॉइंट आया तो उसको इंप्लीमेंट होने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव ये कम देता है। हिस्टोरिकल इन नेचर, इन्होंने ही बोल रखा है कि आपको कॉस्ट पे लिखना है, तो ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल इन नेचर हो गया। अब देखिए 2010 के बाद से कुछ बने ही नहीं है, तो कितनी कम से कम 12 साल के आसपास का पूरा अंतर हो गया है, पुरानी बात हो गई है। फिर ऑब्स्ट्रैक्ट जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स, यहां पे कई बार ऑडिटर्स का जजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऑडिटर से कहा गया भाई साहब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए गए थे, चुपचाप उसी के हिसाब से कीजिए, आपका खुद का थिंकिंग क्या कहता है ये आप वहां इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ऑल दो ऑडिट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां ऑडिटर के पास कुछ चीजें हैं जहां पर वो बता सकता है कि भाई मुझे ऐसा फील आ रहा है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई किसी ने लिख दिया ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते वक्त आप यही बात लिख दे कि भाई पता है मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे ऑडिटर्स के पास कुछ स्कोप है, लेकिन मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही उनको फॉलो कराए जाते हैं। तो किताब के हिसाब से साफ है, आप ऑडिट करने आए हैं, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है पढ़ा दिए गए हैं, CA कहला रहे हैं यानी पास भी हुए ही होंगे, है ना, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है। तो यहां पर जो ऑडिटर का पर्सनल जजमेंट है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। अब बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं इंड AS में। अब इसकी जरूरत क्यों हुई, तो देखिए हमने AS बनाए, है ना, हमने AS बनाए, पर क्या लाइन लिखी गई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बोला गया इंडिया में घूमो और देखो और इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी लाओ। ठीक है, तो AS बनाएगा, बट वर्ल्ड तो यहां पर है। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो वर्ल्ड से थोड़ी सी अलग थी। ऑफ कोर्स जो मैंने पहली कहानी सुनाई थी तो AS लाए गए थे ताकि भाई हम वर्ल्ड से मिल पाए, पर बहुत ज्यादा नहीं मिल पाए, है ना। हमने बहुत कोशिश की, तो 14-15 प्रिंसिपल्स पे तो हम ठीक थे, लेकिन कई चीजों में हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आई। तो फिर हमारे रिसर्चर्स ने कहा कि यार एक काम करते हैं कि इंड AS बनाते हैं, ठीक है, जो इसके मैचिंग का हो जाए। हालांकि अभी भी 100% मैचिंग नहीं है, बट कोशिश ये की गई कि इसके, भैया क्यों नहीं 100% मैचिंग, क्योंकि अपने यहाँ कस्टम्स रूल्स अलग हैं, किसी और के यहाँ कुछ रूल्स अलग हैं, तो उसका थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है। बट कोशिश ये की गई कि AS से इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है। कैसे लगाऊं मैं हाथ, इस साइड लगाऊं, ज्यादा है। ठीक है, कोशिश ये की गई कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो कम हो। मैं कम लिख रहा हूं क्योंकि साइन में दिक्कत आएगी, यहां ज्यादा लिखता हूं, साइन लगाने से बेटर है ज्यादा लिख दूं, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इंड AS क्या है, इंड AS हम ही ने बनाए हैं, बस कोशिश इसमें यह है
कि हम वर्ल्ड के साथ जुड़ पाएं। उनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एग्जांपल के लिए, उनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनीज कोऑपरेट कर पाए, क्योंकि अब आपको पता है ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ना, तो एक कंपनी इधर होगी एक कंपनी उधर होगी, उनको आपस में डील करना है, तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे तो अकाउंटिंग का आधा माथा पच्ची तो इन्हीं सब चीजों में निकल जाएगा, ठीक है। और जो विदेश में जाती हैं एमएनसीज होती हैं, ग्लोबल कंपनीज होती हैं, तो उनका तो भैया जी तामझाम बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए फिर ये कोशिश की गई कि अब इंड एस लेकर आते हैं, ठीक है। अब अगर आप सीए करेंगे तो सीए के फाइनल में आप इंड एस को ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि इंड एस का बेसिक क्या है, बाकी काम तो वही सिस्टम है, ज्यादा कुछ है नहीं, एएस जैसा ही है। तो इंड एस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आईएफआरएस, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का इंडियन वर्जन है एक तरीके से, ठीक है। IFRS आर सेट ऑफ accounting standards developed by International Accounting Standard Board IASB on the basis of which financial statements of enterprise are prepared and presented for to its users, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड IFRS फॉलो करता है, हम AS फॉलो कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो ज्यादा था, क्या था डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा था, तो काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, तो हमने इसके डिफरेंस को क्या कर दिया, कम करने के लिए इंड एस को इजाद किया गया है, ठीक है। ओके भैया जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया, सबसे पहला आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आईएफआरएस, ठीक है, आईएफआरएस का मॉडिफाइड वर्जन है। दूसरा, इंडियस आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर वाइड एरिया कंप्राइजिंग रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी, यानी इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा बड़ा है। इंडियस आर प्रिंसिपल बेस्ड एंड अंडर इंडियस आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट द प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद ईच आइटम। इंडियस जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल्स उसमें ज्यादा चलते हैं, ठीक है। और ये जो इंडियस आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में जब शो होते हैं तो हर प्रिंसिपल के हिसाब से ही शो होते हैं, जो भी उसके साथ प्रिंसिपल रिलेटेड है उसी के हिसाब से आइटम्स आते हैं। इंडियस ले एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये थोड़ा ज्यादा ट्रांसफरेबिलिटी की ओर झुकाव है, यानी ट्रांसफरेबिलिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स आपके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, दिखने चाहिए, ताकि कोई भी झोलमोल ना लगे। तो इंड एस थोड़ा सा ज्यादा वाइडर स्कोप लेकर आया, थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है ये, है ना। ओके भैया जी, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंड एस क्या है, सब मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है, क्या है, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वर्ल्ड के साथ, एएस भी लाया इसी के लिए गया था, बट टाइम टू टाइम पता चला कि अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो अब उसको कोऑप अप करने के लिए इंड एस लाया गया है, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जो पॉलिसी अडॉप्टेड है वो भी बताया जाता है, ठीक है, हालांकि वहां भी बताया जाता था और चेंज होता था तो उसका इंपैक्ट भी बताया जाता था। नाउ टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, यहां पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक ही चीज के लिए 3-4 चीजें बता दी गई थी, उसको भी रिमूव करने की कोशिश की गई है, यानी कि आपको अगर प्रिंसिपल है तो वो एक ही रहेगा, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है 4 फॉलो कर लो, ठीक है, तो ये भी यहां पर है। फिर टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी आप एएस में भी पढ़ रहे थे, नया वर्ड क्या है, ट्रांसपेरेंसी। अगर मान लीजिए इंडिया से वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं क्वेश्चन आने का, अगर आएगा तो आपको याद रखना है कि यहां पे एक चीज अलग है, वो है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। नाउ टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिया इसलिए भी लाए गए थे कि आपकी रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो सके, ठीक है, क्रेडिबिलिटी आपकी इंप्रूव हो सके। बेसिकली पॉइंट ये है कि ये ज्यादातर ना जो कंपनीज विदेश के साथ डील करती हैं तो उनको आईएफआरएस को देखना है, भाई वहां तो उनकी चलेगी ना, आप अगर यहां से वहां जाना चाहते हो तो उनकी चलेगी, अगर वो आपके आना चाहते हो तो आपकी चलेगी, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ग्लोबलाइजेशन में एज अ ग्लोब को ध्यान में रखकर इंडिया को लाया गया है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। ओके भैया जी, अब मेरिट्स ऑफ इंडिया क्या क्या है भैया जी, तो जाहिर सी बात है हमने जो चाहा था वो अचीव हो गया, इसलिए मेरिट्स हैं। दे हैव बीन फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस, इसमें इंडियन कंडीशंस को भी ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, तो ये ज्यादा फायदेमंद है। क्लियर गाइडलाइंस है यहाँ पे क्लियर गाइडलाइंस है। इंडिया प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क in which clear guidelines are given of financial reporting under the framework provided by Ind AS, assets, liabilities and equity are void defined,
ठीक है, यहां पर अच्छे से इनको समझाया गया है, इनके हिसाब से ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव भी है, और ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस बताए भी गए हैं, है ना, और ज्यादा खौच पौच नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, अच्छा ऐसा भी कर, अच्छा नहीं चलो वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है भाई, ये करना है, तो ये ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस प्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल, द अडॉप्टेशन ऑफ इंडियस ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, ये तो वहां भी पॉइंट था ही कि भाई यूनिफॉर्म हो जाएंगे, कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना आसान है, एंड ट्रांसपेरेंसी, ये वाला पॉइंट याद रखना है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, तो यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, एनहेंस हो गई इंडियस के आने के बाद। हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स, जाहिर सी बात है जब इतना अच्छा हो रहा है तो विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मददगार है, हालांकि इन्वेस्टर्स किसी भी प्रकार का हो ये अच्छा ही है। तो इन्वेस्टर्स require high quality, relevant, reliable, transparent and comparable information in financial statement in order to make economic decisions, ठीक है, तो इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए उन्हें रिलायबिलिटी चाहिए, है ना, कंपेरेबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो ये सब कुछ देता है, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सारी इंफॉर्मेशन उन तक प्रोवाइड कराई गई है, कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इंडियस के क्या है, मेरिट्स हैं, ठीक है। अब आती है बारी IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, नाम से लो भाई कुछ बड़ा सा आ रहा है है ना, तो ये क्या है, तो देखिए ये एक कमिटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी IASC was established in 1973 through a agreement by professional accounting bodies from UK, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारे बड़े देश हैं, है ना, मैक्सिको, नीदरलैंड, इसमें चाइना नहीं होगा बस, एंड आयरलैंड, ठीक है, इन सब ने मिलकर बनाया, चाइना हमेशा से अलग रहा है ये उसका काम है, जो दूसरे करते हैं वो हम नहीं करेंगे ना। देखिए यहाँ पे, चलो मजाक की बात अलग है, बेसिक पॉइंट ये है कि इन कंट्रीज के अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए, इन्होंने गौर से खूब सारी मीटिंग की, ठीक है, तो 1973 में ये बनाया गया था एक एग्रीमेंट के थ्रू, जहां पर ये प्रोफेशनल्स लोग मिले, ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ज्वाइंड IASC एज एन एसोसिएट मेंबर इन 1974, हमने 1974 में इनको एज एन एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया था, 1973 में स्टैब्लिश हुआ था, एंड ज्वाइंड द बोर्ड इन 1993 में हमने पूरी तरीके से ज्वाइन किया। IASC हैज इशूड 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्हें IAS कहा जाता था, 41 थे ये, ठीक है, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड IASB and International Financial Reporting Standards IFRS in the year 2001, IASC was replaced with International Accounting Standard Board, ठीक है, फिर इनको हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से चेंज किया। IASB reviewed all the 41 IAS and scrapped 12 IAS, so effective IAS are 29 now, तो अब IAS जो है वो 29 है। The accounting standards issued by IASB are termed as International Financial Reporting Standards, ठीक है, तो यही लोग IFRS इशू करते हैं, 41 थे और अब 29 बचे हैं, ठीक है, यानी जब जिसकी यूज नहीं लगती हटा दिया, किसी का नया यूज लगा बना दिया, ठीक है, तो अब यही इसको बनाते हैं। ये कमिटी का नाम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी था, अब इसको बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और वो जब भी कोई स्टैंडर्ड्स लाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, ठीक है, बस यही IFRS की कहानी है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS क्या है, टू डेवलप सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायरिंग ट्रांसपेरेंसी, देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है, इंडियस और IFRS में ट्रांसपेरेंसी वर्ड, एंड कंपेरेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड नहीं किया गया, उसकी रिपोर्टिंग पर भी जोर दिया गया है। तो आपके लिए सबसे हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो IFRS में ही बताए गए हैं, जहां पर सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं सिखा रहे, वो आपको ये भी बता रहे हैं कि भाई इस स्टेटमेंट को बनाने में रिपोर्टिंग भी सही होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वर्ड, कंपेरेबिलिटी वर्ड, रिलायबिलिटी वर्ड तो वहां भी था, ट्रांसपेरेंसी नया है, और यहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी जुड़ गई है, यानी जो आप रिपोर्ट तैयार करोगे सही होनी चाहिए। टू प्रमोट द यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने के लिए आए हैं, एंड टू ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स टू हाई क्वालिटी लेवल्स, यानी कि जो नेशन के जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मिलाना, ठीक है,
उनसे मिलाना होना चाहिए, मतलब मैच कराने चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि आपकी हाई क्वालिटी मेंटेन हो सके। ठीक है, उनको देखकर इनको मिलाया जाता है ताकि हाई क्वालिटी उसको रख सके। ओके, to bring about the convergence of national accounting standards एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स टू हाई क्वालिटी लेवल्स, यानी कि ये जो नेशनल यानी अलग अलग देशों में जो चल रहा है उसको आईएफआरएस के साथ मिलाकर एक हाई स्टैंडर्ड आपको दे सके अकाउंटिंग के बारे में, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफआरएस थे। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, यानी कि अगर अभी तक आपने 11th में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11th में सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बोला गया है। फिर हम इंडेस जब पढ़ेंगे या और चीजें पढ़ते हैं, इंडेस नहीं एएस में आपको बताया गया है, या आप 12th क्लास में जब आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि भैया जी इनकम स्टेटमेंट यानी कि सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, कंपनीज के केस में से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, फिर बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स और इक्विटी का भी स्टेटमेंट आता है। तो ये सारी चीजें मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। पर आईएफआरएस के लिए देखिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको अलग से बनाया जाता है। देन उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये बनाया जाता है, इक्विटी यानी कि कब कितना क्या चेंज हुआ, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फिर नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सारा बनाया जाता है। ये 5 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट्स में आप पढ़ेंगे तो ये तो आपके पास है, ये जो एक है ये एक नया है, और ये तो अब अपने पास भी आ गया है। तो देखा जाए तो बेसिकली ये एक जो चीज है ये थोड़ी अलग है, बाकी सब लगभग लगभग हमारे पास भी है। हाँ अभी नहीं है, 11th में नहीं है, आपको 12th में भी नहीं दिखेगा, ये तो 12th में कहीं पे अगर आपको दिख जाएगा तो कोई पढ़ाएगा तो, अदरवाइज ये आगे चल के चेंज इन इक्विटी का मतलब अगर शेयर होल्डर्स की कुछ भी उसमें चेंज आता है तो वो भी आपको दिखाना है, ताकि पता तो चले भाई कौन किसका ले रहा है है ना, ये भी पता चलते रहना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ आईएफआरएस, जैसा अभी छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं, पता नहीं आप न्यूज़ में कितना वो है कि नहीं है, एनडीटीवी है वहाँ पे अदानी जी ने अपना स्टेक ले लिया, तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद काफ़ी हलचल हुई है, तो वो पता होना चाहिए ना यूजर्स को भी। तो ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स ऑफ आईएफआरएस क्या है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर के लिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शैल बी बेटर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री। इन्वेस्टर्स कैन टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस इफ आईएफआरएस, ये इफ के बाद स्पेस है यहां पर है ना, इफ आईएफआरएस बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी कंट्री की बात करेंगे तो वहां पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो आईएफआरएस है वो ज्यादा अच्छा है। तो अगर किसी कंट्री में आईएफआरएस को फॉलो किया जाता है तो इन्वेस्टर्स की नजर उस पर ज्यादा होती है, उनको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, तो ये भाई इसके लिए बेनिफिट है। फिर रेजिंग लोन ग्लोबली, अगर आप ग्लोबली लोन रेज करना चाहते हो तो भाई ग्लोबल के स्टैंडर्ड्स भी तो फॉलो करोगे, तो ये भी एडवांटेज है। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आईएफआरएस कॉम्प्लिएंट, कंपनी कैन रेज लोन फ्रॉम अब्रॉड एट अ चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप वहाँ जाओगे ही नहीं, आप कहोगे भाई हमारी ही देश ही अच्छा, यहीं से ले लेते हैं। तो अगर आप विदेश में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ इंटरेस्ट रेट चीप होगा, तभी आप वहाँ से लोन लेना चाहते हो। पर वहाँ जाओगे लोन लोगे तो वो कहेंगे भैया आईएफआरएस कहाँ है, पहले उस टाइप से बैलेंस शीट बनाइए, पहले उस टाइप से इनकम स्टेटमेंट बनाइए, उस टाइप से सारी रिपोर्टिंग कीजिए, फिर हमारे पास आइए। ठीक है, तो ये उसके बेनिफिट्स हैं अगर आपने आईएफआरएस से बना रखा है तो। ठीक है,
अब डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, तो देखते हैं क्या है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो देखिए डिफरेंस, सबसे पहला था आईएफआरएस आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग। ये क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग, इसलिए इंडियाज भी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। वाइल इंडियन गैप आर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग और एएस स्टैंडर्ड्स आर रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये रूल बेस्ड है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। दूसरा, आईएफआरएस डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट while Indian laws prescribe a specific format of balance sheet and statement of profit and loss. IFRS कोई prescribe नहीं करते बैलेंस शीट का एग्जैक्ट फॉर्मेट। फिर IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट, यहां पर फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि हमने जो पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट वो नहीं चलता, फेयर वैल्यू चलता है। वाइल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये हमने पढ़ा हुआ भी है, ये फेयर वैल्यू चलता है। भैया फेयर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रेजेंट में जो वैल्यू है आपको उसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। Now, besides these, various differences also emerge on treatment of various items or various areas such as useful of tangible assets, prior period items, extraordinary items, impact of fixed assets and so on. यानी कि इनके बीच में बहुत सारे आइटम्स में भी डिफरेंसेस हैं। फिक्स्ड एसेट्स पे क्या ट्रीटमेंट होगा, टेंजिबल की लाइफ क्या होगी, है ना। अभी तो शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, या डेप्रिसिएशन चैप्टर का आपने पढ़ लिया तो आप देख रहे होंगे कि वहां बताया जाता है कि भाई इस एसेट की 5 साल की लाइफ है, कैसे पता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग फॉलो होते हैं, आईएफआरएस अलग फॉलो होते हैं। हो सकता है यहां पर 5 साल है किसी चीज की बात, वही चीज आईएफआरएस में 6-7 साल हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट में अंतर आ जाएगा। तो ये बहुत टाइप के हमारे पास डिफरेंसेस हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स को या एक्सटर्नल आइटम्स को कैसे ट्रीट करना है क्या है, तो इन सब चीजों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एएस और आईएफआरएस में, तभी बीच में इंडियाज को लाया गया है, इसीलिए इंडियाज भी प्रिंसिपल बेस्ड माना जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास आईएफआरएस, इंडियस, एएस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको पक्के से याद रखने क्योंकि एग्जाम में आते हैं। इंडियस, आईएफआरएस शायद अगर टीचर का मन हो मौज लेने का तो वो पूछ लें, अदरवाइज मोस्टली नहीं आते हैं। फिर अब जब आप सीए लेवल में जाएंगे तो एएस आपको इंटरमीडिएट में पड़ेगा, फिर इंडियस आपको फाइनल में पड़ेगा। फिर जब आप अच्छे सीए बन जाएंगे ग्लोबल में, मैं तो चाहूंगा कि आप अच्छी अच्छी कंपनीज में जाएं, तो फिर वहाँ आईएफआरएस भी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तो सीए में भी बता ही दिया जाता है, पर बहुत थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो ये है आपकी 11th क्लास की जर्नी, जिसमें थ्योरी पार्ट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल, क्योंकि मैं मानता हूं कि जर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस इजी भी लगती है, और फिर उसको हम एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर जो लास्ट में कहते हैं निक्कू भैया, क्या कहते हैं? थैंक यू। आप सबका प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। फिर जो हमारा मोटो है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, क्योंकि स्माइल में गजब की पॉजिटिविटी होती है, और जब भी आप किसी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं आपका दिल अपने आप ही मुस्कुरा जाता है। एंड कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर लव्ड वंस। ओके देन टाटा बाय बाय।